बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हमारी वैन फुटपाथ के साथ खड़ी थी। इससे आगे कशादा सर्विस रोड था, जिसके दूसरी तरफ बुलंद इमारतें थी जिनके नीचे दुकानें थी। इनमें कई बड़े बड़े सुपर स्टोर्स भी थे, लेकिन फायरिंग शुरू होते ही दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी थी और अब दूर दूर तक कोई भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता सर्विस लेन के दोनों तरफ मुतअद्दिद गाड़ियां खड़ी थी। थाई जानकी नीचे उतरो, हरी अप, मैंने वैन के दरवाजे के सामने आते हुए चीख कर कहा। वो दोनों झुक कर वैन से बाहर आ गई थी। हम तीनों फुटपाथ पर दौड़ते हुए सर्विस रोड पर आ गए। हमारा बैग वैन की छत पर रखा हुआ था, लेकिन इस वक्त बैग उठाने का होश किसे था, और फिर इसमें कोई कीमती चीज भी नहीं थी, सिर्फ हम तीनों के कपड़े ही थे। मास्टर हुचन ने हमें वैन से उतरते हुए देख लिया था। हम तीनों सर्विस रोड पर खड़ी हुई कारों की आड़ लेते हुए एक तरफ दौड़ते रहे। जानकी की टांगों में अगरचे तकलीफ थी, मगर जब जान पर बनी हो तो इस किस्म की मामूली तकालीफ खुद ब खुद नजरअंदाज हो जाती हैं। मैंने एक लम्हे को रोक कर इधर उधर देखा और फिर दुकानों के दरमियान एक कशादा गली की तरफ दौड़ लगा दी। हम इस गली के मोड़ पर पहुंचे ही थे कि फजा कान फाड़ देने वाले एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। हम तीनों ने बेयाक वक्त मुड़कर देखा। कोई गोली वैन के पेट्रोल टैंक में लगी थी। वैन के परखच्चे उड़ गए। आग और गाढ़े धुएं का एक बहुत बड़ा गोला ऊपर को उठ रहा था। गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े थे। धमाका होते ही वो भी गली के अंदर की तरफ दौड़ पड़े। जब हम वैन से उतरकर इस तरफ आए थे तो बहुत से लोगों ने हमें देखा था, लेकिन अब वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। इस मौका से फायदा उठाते हुए हम भी एक तरफ दौड़ते चले गए। ये बड़ा बारौनक इलाका था। फायरिंग से पहले तो भगदड़ मची, फिर सन्नाटा छा गया। मैं जानकी और थाई के साथ पहले तो दौड़ता रहा, फिर हम एक जगह रुक गए। हम वहाँ से काफी दूर निकल आए थे। इस तरफ दुकानें वगैरह खुली हुई थी और रौनक भी नजर आ रही थी। दौड़ते हुए जानकी और थाई के सांस फूल गए थे, मगर हम वहाँ सिर्फ 2 मिनट रुके और तेज तेज चलते हुए एक और कशादा गली में मुड़ गए। इस गली में भी दुकानें थी। इस तरफ पहुंचकर मालूम हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर चीज मामूल के मुताबिक थी। तकरीबन 100 गज आगे ये गली एक बड़ी सड़क से जा मिली। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स थे। मैं बैंकॉक में बहुत कम घूमा फिरा था और यूं ही वापस आ गया था, इसलिए मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी जगह थी। मगर जानकी और थाई तो इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। थाई ने इधर उधर देखते हुए बताया कि ये विंग नाम रोड है। हम यहाँ से चाइना टाउन या किसी भी तरफ जा सकते थे। हम तीनों टैक्सी स्टैंड की तरफ चलने लगे। अभी चंद ही गज का फासला तय किया था कि सामने से आने वाली एक कार हमारे करीब आकर रुक गई। कार की ड्राइविंग सीट पर मास्टर हुचन को देखकर मैं उछल पड़ा। पिछली सीट पर इसका एक साथी था जिसने इस शख्स को दबोच रखा था, जिसने वैन में हमें पिस्तौल की जद पर लिए रखा था। कार में बैठो, जल्दी करो। मास्टर हुचन ने खिड़की से गर्दन निकालकर हमारी तरफ देखते हुए कहा। थाई और जानकी अगली सीट पर एक दूसरे में फंस कर बैठ गई और मैं पिछली सीट पर आ गया। इस तरह वो कैदी मेरे और मास्टर हुचन के आदमी के बीच सैंडविच बनकर रह गया। मैंने फौरन ही महसूस कर लिया कि कैदी की टांग जख्मी थी और इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। कार विंग नाम रोड से यूथी रोड और वहां से रामा 6 रोड की तरफ मुड़कर तेजी से दौड़ने लगी। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, वरना हम परेशान होते रहते। मास्टर हुचन ने सामने लगे हुए आईने में मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है मास्टर? वो शायद जख्मी हो गया था। मैंने कहा। वो पुलिस के हाथ लग गया है। हुचन ने कार एक और सड़क पर मोड़ते हुए जवाब दिया। पुलिस? मैं चौंक गया। सायरन की आवाजें तुमने भी सुनी होंगी, मास्टर हुचन ने कहा। ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से पुलिस की गाड़ी को तो आगे आने का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंच गए थे। इस हरामी को तो हमने अपनी गाड़ी में डाल लिया था। इसने कैदी की तरफ इशारा किया, मगर युद्धी को कार तक आने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस की एक गोली इसकी टांग में लगी थी, जिस वजह से वो कार तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका। अगर हम इसका इंतजार करते तो हम भी या तो मारे जाते या दार लिए जाते, इसलिए हमें इसके बगैर ही वहाँ से भागना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि दूसरी कार वाले भी भाग गए होंगे। मैंने कहा। नहीं, हुचन ने जवाब दिया। फायरिंग करने वाला पुलिस के हाथों मारा गया था। ड्राइवर ने कार भगाने की कोशिश की थी, मगर एक गोली से इसका एक टायर ब्रस्ट हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्त में ले लिया होगा। तुम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में इतनी देर क्यों हो गई, और फिर ये कैसे पता चला कि हम इस वैन में हैं? मैंने पूछा। तकरीबन 1 घंटा पहले सरदार थलूब ने फोन पर इतला दी थी कि तुम लोग इस फ्लाइट से
से रवाना हो चुके हो। इसके तकरीबन 15 मिनट बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में कार का अगला एक टायर ब्रस्ट हो गया। ये गनीमत था कि डिक्की में स्टेपनी मौजूद थी। टायर तब्दील करने में चंद मिनट लग गए और जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि फ्लाइट आ चुकी है और बेशतर मुसाफिर जा चुके हैं। तुम लोग नजर नहीं आए तो मुझे तशवीश हुई। इत्तफाक से एक पुराना शागिर्द मिल गया। इसने तुम लोगों को नीले रंग की इस वैन में बैठते हुए देख लिया था। वो युद्धी था, इसे भी शहर की तरफ आना था। मुझे भी किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने इसे भी साथ ले लिया। मेरा ख्याल था कि वो वैन अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इसमें कार को तेजी से दौड़ाता रहा और फिर युद्धी ने सड़क पर खड़ी हुई वो वैन देख ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने ही हुआ था। युद्धी, मैंने कहा, वो जख्मी है और पुलिस के हाथ लग गया है। क्या इस तरह मजीद गड़बड़ नहीं हो जाएगी? इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, मास्टर हुचन ने कहते हुए कार एक और सड़क पर मोड़ दी। मेरा ख्याल था कि मास्टर हुचन हमें अपने जिम्नाजियम या वाट यूमट ले जाएगा, मगर कार पर अतु नाम डिस्ट्रिक्ट में फट बोरी रोड पर मुड़कर फाया थाई रोड पर आ गई और होटल एशिया के सामने से होती हुई एक और सड़क पर मुड़ गई। मैं खामोश बैठा बाहर देखता रहा। साथ बैठा हुआ आदमी एक दो बार कसमसाया था, लेकिन एक तरफ से मैंने दबाव डाले रखा और दूसरी तरफ से मास्टर हुचन के आदमी ने। कार एक और कशादा गली में घूम गई। इस गली में दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे। कार गली के वस्त में एक बंगले के सामने रुक गई। मास्टर हुचन ने सिर्फ एक मर्तबा हॉर्न बजाया था, गेट फौरन ही खुल गया। हुचन ने कार अंदर ले जाकर पोर्च में रोक दी, जहां पहले ही एक कार खड़ी थी। कार रुकते ही सबसे पहले थाई और जानकी नीचे उतरी थी। मास्टर हुचन ने इंजन बंद कर दिया और पीछे मुड़कर अपने साथी की तरफ देखते हुए बोला, इसे अंदर ले जाकर तय खाने में पहुंचा दो। अगर ये कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो गोली मार देना। मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। इसी दौरान में एक आदमी बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर सामने आ चुका था। इसने स्टोन बास्ट जीन्स की पैंट और डेनियम की नीली शर्ट पहन रखी थी। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। बाल करीब से तिरछे हुए और बाएं कान में सोने की बाली थी। इसकी उम्र का अंदाजा 40 और 45 के दरमियान लगाया जा सकता था। चेहरे के तासरत में नरमी थी। मजमूई तौर पर वो एक शरीफ आदमी ही लगता था। मैंने आगे बढ़कर पहले मास्टर हुचन और फिर मुझसे बढ़कर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर वो फौरन ही कैदी की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये कौन है? अभी तक हमने इसका नाम या हदूद अरबा मालूम नहीं किया, लेकिन इसने अपने कुछ साथियों की मदद से एयरपोर्ट से लिटिल मास्टर को अगवा करने की कोशिश की थी, मास्टर हुचन ने बताया। इसके दूसरे साथी कहाँ हैं? इस शख्स ने पूछा। एक पुलिस के हाथों मारा गया और 2 जख्मी होकर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये हमारे हाथ लग गया। अब ये हमें बताएगा कि इसने किसके कहने पर लिटिल मास्टर को अगवा करने की कोशिश की थी। ठीक है, वो शख्स मास्टर हुचन के साथी की तरफ देखते हुए बोला, तुरान इसे नीचे पहुंचा दो। कुछ देर बाद इससे मालूम करते हैं कि ये कौन है और किसके लिए काम कर रहा। कैदी के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। इसकी टांग से खून बह रहा था। तुरान इसे धक्के देता हुआ बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। थाई और जानकी भी बरामदे में आ चुकी थी और फिर इसी वक्त मास्टर हुचन ने इस शख्स से हमारा तारुफ कराया। वो चंदा रोबन था, महाराज का एक पुराना शागिर्द और रत्ना कोसन का करीबी अजीज। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से वाबस्ता था और ये बंगला इसी का था। मास्टर हुचन जिस तरह बराह रास्त हमें यहाँ लेकर आया था, इससे अंदाजा होता था कि ये प्रोग्राम पहले से तय था कि हमें यहाँ लाया जाएगा। चंदा रोबन हमें कॉमन रूम में ले आया। ये वसीओ अरीज कमरा शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। रोबन ने खादमा को बुलाकर काफी के लिए कहा और मास्टर हुचन से हमारे साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में पूछने लगा। इसका मतलब है कि चियांग राय में इनका कोई आदमी मौजूद था जो इनकी निगरानी कर रहा था। इनके एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इसने बैंकॉक वालों को इतला दे दी और वो एयरपोर्ट पहुंच गए और इन पर हाथ डालने का मौका मिल गया। चंदा रोबन ने मास्टर हुचन के खामोश होने पर कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर हमें अगवा करने की कोशिश की गई थी। थाई ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, लिटिल मास्टर के अजली दुश्मनों के अलावा और कौन हो सकता है? चंदा रोबन ने कहा, दारा और इसके साथी बैंकॉक में हैं, लेकिन इस मर्तबा वो खुद पसे मंजर में है। इसने कुछ और लोगों को आगे कर रखा है, जिनमें चिंग ची सरे फहरिस्त है, लेकिन कुछ और नाम भी सामने आए हैं और ये नाम भी पहली मर्तबा सुने गए हैं। इससे पहले इनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना गया था। मसलन कौन से नाम? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। होशिंग जो इस वक्त हमारी कैद में है, उसने बताया। इसके अलावा मैगा और
और तानमो के नाम हमारे लिए नए हैं। तानमो? मैं उछल पड़ा। मैंने थाई की तरफ देखा, इसके चेहरे का रंग भी मुतगैर हो गया था। क्या बात है? चंदारोबन ने बारी बारी हमारी तरफ देखा। ये नाम सुनकर तुम दोनों चौंक गए। जानते हो इन्हें? मेगा तराट जनरल खुराटकर का आदमी है जिसने शाओलिन टेम्पल तक मेरा पीछा किया था, और होशंग इसकी साथी है। मैंने जवाब दिया। और तानमो लाओस का एक रईस है जो थाई का पीछा करता हुआ चियांग साइन तक पहुंच गया था, और मुझे हैरत है कि वो बैंकॉक में पहुंच गया है। मैं समझा नहीं। चंदारोबन ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। थाई तो तुम्हारे साथ थी, लाओस के किसी रईस से इसका क्या ताल्लुक? मैं चंद लम्हे खामोश रहा और फिर इसे थाई के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, चियांग साइन से 18 मील दूर एक फार्म हाउस में इससे सामना हो गया था। इस तसादम में एक औरत के हाथों इसका साथी मारा गया और इसे हमने वार्निंग देकर भगा दिया, और यही मेरी गलती थी। इसे जाने का मौका नहीं देना चाहिए था। ये वाकई तुम्हारी गलती थी, चंदारोबन ने कहा। इस किस्म के लोग कोबरा से ज्यादा जहरीले होते हैं। ऐसे लोगों का तो पहले मौके पर ही सर कुचल देना चाहिए। इनके साथ कोई रियायत बरती जाए तो बाद में खतरनाक साबित होते हैं। बहरहाल वो गहरा सांस लेते हुए बोला, इसे भी हम तलाश कर लेंगे। इसी दौरान में खादमा काफी लेकर आ गई। मास्टर होचन अपना कप लेकर दूसरी सीट पर जा बैठा, जहाँ करीब ही स्टैंड पर टेलीफोन रखा हुआ था। इसने कप सोफे के सामने सेंटर टेबल पर रख दिया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। तकरीबन 10 मिनट तक वो फोन पर बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और दोबारा हमारे पास आकर बैठ गया। हम मेगा और तानमो के बारे में बातें कर रहे थे। 2 दिन पहले तुम्हारी इतला पर होचन ने डीजे नाइट क्लब पर रेड किया था। चंदारोबन कह रहा था, होशंग नामी लड़की तो हमारे हाथ लग गई थी, मगर चिंगची अपने 2 आदमियों के साथ फरार हो गया था। इनमें से एक मेगा तराट का नाम भी सुनने में आया था। मेगा तराट जनरल खुराट का आदमी है जो मेरा ताक़ब करता हुआ शाओलिन टेम्पल तक पहुंच गया था। इसने कई आदमियों को मेरे पीछे लगाया था, मगर सब बतदरीज खत्म होते गए। होशिंग भी इसी की साथी है, जिसके जरिए इसने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें भी इसे नाकामी का सामना करना पड़ा और वो फरार हो गया। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे तफसील से शाओलिन टेम्पल के वाकयात के बारे में बताने लगा। आखिर मैंने पूछा, होशिंग कहाँ है? इस कोठी के तय खाने में, चंदारोबन ने कहा। काफी पी लो, फिर इससे तुम्हारी मुलाकात कराते हैं। काफी पीते हुए मैंने कई बार जानकी और थाई की तरफ देखा था। वो दोनों कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। वो दोनों चियांग राय में एक संगीन हादसे से गुजरी थी। इन्हें जिस्मानी तकलीफ तो थी ही, मगर ज़हनी तौर पर भी अपसेट थी, और यहाँ आते ही ये वाकया पेश आ गया जिसने इनके जहनों को कुछ ज्यादा ही मुतासर किया था, और मेरे ख्याल में अब इन्हें आराम की जरूरत थी। हमारी रिहाइश का बंदोबस्त किया होगा? मैंने मास्टर होचन की तरफ देखते हुए पूछा। हम यहीं रहेंगे या तुम लोग यहीं रहोगे? चंदारोबन मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि ये खवातीन कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही हैं, और मेरे ख्याल में इन्हें आराम की जरूरत है। आओ पहले इन्हें कमरा दिखा दूं। ये बंगला 2 मंजिला था और ऊपर जाने के लिए जीना अंदर ही से था। ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल, एक किचन और 3 बेडरूम्स थे। हर कमरा शानदार फर्नीचर से आरास्ता था। चंदारोबन हमें वो कमरे दिखाता रहा। ये तीनों बेडरूम्स तुम तीनों के इस्तेमाल में रहेंगे, इसने दोबारा हॉल में आकर कहा। फिर जानकी और थाई की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम लोग कुछ देर आराम कर लो, दोपहर का खाना तैयार हो जाएगा तो बता देंगे। हम नीचे लिटिल मास्टर के साथ कुछ बातें करेंगे। जानकी और थाई एक ही कमरे में घुस गई थी। हम दोबारा नीचे आ गए। होशंग कहाँ है? मैंने एक बार फिर पूछा। आओ तुम्हें होशंग से भी मिला दिया जाए, चंदा ने कहा। इस मर्तबा मास्टर होचन भी हमारे साथ था। हम तीनों एक कमरे में आ गए। ये भी बेडरूम ही था। एक तरफ दीवार के अंदर शीशे के दरवाजे वाली बहुत बड़ी अलमारी फिट थी जिसमें किताबें आरास्ता थी। इन्हीं किताबों में 2-3 जगहों पर कुछ आराइशी चीजें भी रखी हुई थी। इन्हीं में से एक तकरीबन 6 इंच ऊंचा महात्मा बुद्ध का मुजस्मा भी था। चंदारोबन ने अलमारी खोलकर मुजस्मे के पीछे हाथ डालकर इसमें लगी हुई एक नाब को घुमाया। इसके साथ ही अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। अलमारी के पीछे एक कशादा जीना था। अंदर रोशनी हो रही थी। इस बत्ती का तलक गालबन इस मैकेनिज्म से था जिससे अलमारी घूमी थी। हम तीनों जीने से उतरकर नीचे आ गए। सामने एक वसी हाल था जिससे आगे 3-4 कमरे बने हुए थे। हाल में एक मेज और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। तोरान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो हमें देखते ही उठ गया। इसने कुछ बताया? चंदारोबन ने तोरान से पूछा। इसका इशारा इस कैदी की तरफ था जिसे यहाँ लाया गया था। मैंने अभी कुछ पूछा ही नहीं सर, आप लोगों का इंतजार कर रहा था, तोरान ने जवाब
जवाब दिया, वैसे वो बहुत बदहवास हो रहा है, मेरा ख्याल है कि एक दो हाथ पड़ने पर ही सब कुछ उगल देगा। अभी देखते हैं, पहले इस लड़की के कमरे का दरवाजा खोलो, चंदा रोबन ने कहा। तुरंत दाएं तरफ एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। ये दरवाजा लोहे की मोटी चादर का था, इसमें कोई कुंडा या हैंडल वगैरह नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता चौखट पर जरा ऊपर एक पुश बटन लगा हुआ था। तुरान ने वो बटन दबा दिया। लोहे का दरवाजा अपनी जगह से सरकता हुआ दाएं तरफ की दीवार में गायब हो गया। कमरा काफी कशादा था, छत बहुत ऊंची थी जहां एक मरकरी बल्ब रोशन था। दीवारें बिल्कुल सपाट थी। दाएं तरफ बेड था और आगे बाथरूम का दरवाजा था। बेड पर होशिंग लेटी हुई थी, इसके पेट और बाएं कंधे पर पट्टियां बंधी हुई थी। मुझे देखकर इसकी आंखों में वहशत सी भर गई। तो तुम? वो हकला कर रह गई। तुम्हारा ख्याल था कि मैं सारी जिंदगी शाओलिन टेम्पल ही में गुजार दूंगा? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो काफी खौफजदा थी। इसने सुरमई ब्लाउज और ट्राउजर पहन रखा था और ये लिबास गालबन कई दिनों से इसके जिस्म से जुदा नहीं हुआ था। यहाँ तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई? मैंने एक बार फिर इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। ज्यादती? ये अजीब सवाल किया है तुमने। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। मुझे 2 दिन से जख्मी हालत में इस कमरे में बंद रखा गया है और तुम पूछ रहे हो कि मेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, ये लोग 2 दिन से मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। मैं बता चुकी हूँ कि मैं दारा नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। मेरा इस नाम के किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो पहली मर्तबा बैंकॉक आई हूँ। मुझे तो इस हरामी मैगा ने फंसा दिया। वो एक लम्हे को खामोश हो गई। इसने मैगा तराट को चंद मोटी मोटी निहायत फहश किस्म की गालियां दी, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, शाओलिन टेम्पल में इससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो इसने कहा था कि वो तुमसे अपनी किसी तौहीन का बदला लेना चाहता है, तुम्हें किसी किस्म का सबक सिखाना चाहता है। मैंने यही समझा था कि मार्शल आर्ट के किसी मुकाबले में इसने तुम्हारे हाथों शिकस्त खाई होगी और वो अपना इंतकाम लेना चाहता होगा। शाओलिन टेम्पल में इस किस्म के ड्रामे होते रहते हैं, इसलिए मैं इसके लिए काम करने पर आमादा हो गई थी। और फिर जब तुम्हारे अगवा की कोशिश में नाकाम होकर वो भाग गया और तुम मुझे भी वीराने में छोड़ गए तो मुझे तुम पर और इस पर भी बहुत गुस्सा आया था। मैं शाओलिन किस तरह पहुंची थी ये एक अलग दास्तान है। मैं इस रोज किसी न किसी तरह वहां से निकल गई और 3-4 रोज बाद फान किंग पहुंच गई। इसके एक हफ्ते बाद मैगा मुझे फान किंग में मिल गया। देर तक हम अपने तर्ज अमल की माफी मांगता रहा और फिर इसने मुझे एक नई पट्टी पढ़ाई। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मैंने इसे टोकने की कोशिश नहीं की, ना ही चंदा रोबन और मास्टर हुचन ने मुदाखलत की। कुछ देर बाद होशिंग बात जारी रखते हुए दोबारा कहने लगी, मैगा ने मुझे बताया कि तुम शाओलिन टेम्पल के अंदर एक ऐसी जगह से वाकिफ हो जहाँ मंग खानदान का सदियों पुराना खजाना दफन है। वो खजाना इतना कीमती है कि इसकी एक एक चीज आज के दौर में करोड़ों डॉलर मालियत की हो सकती है। अगर हम तुमसे इस खजाने का राज मालूम कर लें तो किसी शहनशाह की तरह दौलतमंद हो सकते हैं। इसने मुझे इस खजाने के 40% हिस्से का लालच दिया और मुझे अपने साथ बैंकॉक ले आया ताकि तुम्हें पकड़कर खजाने का राज मालूम किया जा सके। यहाँ हमारी मुलाकात चिंग ची से हुई। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। चिंग ची ने बताया कि तुम बैंकॉक नहीं आए। मैगा को यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। चिंग ची ने जगह जगह अपने आदमी फैला दिए ताकि तुम जैसे ही बैंकॉक में दाखिल हो इन्हें इतला मिल जाए। मुझे चिंग ची के नाइट क्लब में रक्स के प्रोग्राम मिल गए। इस तरह मुझे वक्त गुजारने का बहाना मिल गया और फिर एक रात मैंने छुप कर मैगा और चिंग ची की बातें सुन ली। तब मुझे पता चला कि असल किस्सा क्या है। मैगा जनरल खुराट का आदमी है और तुम किसी वक्त जनरल खुराट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हो और जनरल खुराट तुम्हें हर कीमत पर अपने कदमों में देखना चाहता है। मैगा इसी चक्कर में तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। इन बातों में ची फांग और दारा नामी किसी शख्स का जिक्र भी आया था, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं जानती, ना ही इन्हें कभी देखा है। लेकिन बहरहाल असल बात मालूम होने के बाद मैं खौफजदा हो गई थी और यहाँ से भागना चाहती थी। एक मौका पर मैंने ऐसी कोशिश भी की थी। मेरा ख्याल था कि मैं कंचनबुरी से होती हुई बर्मा की तरफ निकल जाऊंगी, लेकिन बैंकॉक सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई। तब मुझे पता चला कि इनके शिकंजे से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मेरी निगरानी की जाती थी और फिर इस रोज मैं दोपहर के वक्त डीजे क्लब की ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में सो रही थी कि शोर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। क्लब में भगदड़ सी मची हुई थी। 2 आदमी मेरे कमरे में भी घुस आए और मुझे पकड़कर क्लब से निकाल ले गए। पहले तो मैं यही समझी थी कि पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन बाद
में पता चला कि मामला कुछ और है। ये लोग मुझे किसी बंगले में ले गए। इस बंगले पर भी हमला हो गया। इस मर्तबा शायद मुझे ही कत्ल करने की कोशिश की गई थी। मैं वाकई बहुत ढीठ और सख्त जान हूँ कि 2 गोलियां लगने के बावजूद अब तक जिंदा हूँ। तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लिया है। मैंने इसके खामोश होने पर कहा। इन्होंने भी यकीन नहीं किया। होशंग ने चंदा रोबन और मास्टर हुचन की तरफ इशारा किया। मगर सच वही है जो मैं बता चुकी हूँ। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ बता सकती हूँ। शायद तुमने अपनी जुबान इसलिए बांध रखी है कि तुम्हारे साथ नरमी का सलूक किया जा रहा है। मैंने कहा, लेकिन मेरा पूछगिछ का तरीका इनसे कदरे मुख्तलिफ है। मैं तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह जान चुकी हो। मैं इस बात की भी परवाह नहीं करूंगा कि तुम औरत हो या जख्मी हो। मैं तुमसे सिर्फ चंद सवाल पूछूंगा। अगर तुम ठीक ठीक जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर सकूंगा। लेकिन मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच वही है जो मैं बता चुकी हूँ। होशंग ने जवाब दिया। ये लोग तुम्हारी किसी भी कहानी पर यकीन कर सकते हैं। मैंने चंदा रोबन और मास्टर हुचन की तरफ इशारा किया। अगर तुम रो रो कर बार बार यही कहानी दोहराओगी तो ये लोग तुम्हें मासूम और मजलूम समझ लेंगे। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहानियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। यही सच, हाँ सिर्फ सच। मैंने इसकी बात काट दी और फिर चंदा रोबन की तरफ देखते हुए बोला, इसके जख्मों की पोजीशन क्या है? पेट में और हंसली की हड्डी के करीब गोलियां लगी थी। चंदा रोबन की बजाय मास्टर हुचन ने जवाब दिया। गोलियां निकाल दी गई हैं। तकरीबन 4 बोतल खून दिया गया है। तब कहीं बच सकी है। हर 2 घंटे बाद डॉक्टर इसे चेक कर रहा है। इस वक्त तो इसकी हालत पहले से बहुत बेहतर नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज में ये उठकर चलने फिरने लगेगी। मैंने एक बार फिर गौर होशिंग का जायजा लिया। तकलीफ और फिर खौफ की वजह से इसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। कंधे वाली पट्टी पर सुर्ख धब्बा सा नजर आ रहा था। मैंने अपना बायां पैर पलंग की पट्टी पर रख लिया और पतलून का पांचा कुछ ऊपर उठाकर पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। मेरे हाथ में खंजर देखकर होशंग के चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए। आंखों में वीरानी सी छा गई। मैंने खंजर की नोक इसके पेट पर बंधी हुई पट्टी के नीचे रखकर हल्का सा झटका दिया। पट्टी कटती चली गई। मैंने खंजर ही की नोक से पट्टी से कटे हुए दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया और जख्म पर रखा हुआ काटन हटाने लगा। चंदा रोबन और मास्टर हुचन भी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। होशंग की हालत तो ऐसी थी जैसे वो अभी चीख पड़ेगी। इसने अपना एक हाथ जख्म पर रखना चाहा तो मैंने खंजर की नोक इसके हाथ की पुश्त पर चुभो दी। इसने जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया। नाप से जरा ऊपर जख्म खासा बड़ा था। गोली निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया था जिससे जख्म फैल गया था। 10-12 टांके लगे हुए थे। ये लोग बहुत रहमदिल हैं। मैंने चंदा रोबन और होचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन पर कभी जुल्म नहीं हुआ। इन्हें कभी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। इनकी नजरों के सामने इनके किसी अजीज को जिबा नहीं किया गया। इसलिए ये लोग नहीं जानते कि जुल्म और तशद्दुद क्या होता है। इसलिए ये किसी पर जुल्म करना भी नहीं जानते। तुम्हारे साथ तो इन्होंने बहुत रहमदिली का मुजाहरा किया है, लेकिन मैं इनसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैंने अपने माँ बाप को जिबा होते देखा है। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता रहा हूँ। खूनी भेड़िए मेरा पीछा करते रहे हैं। मैं एक लम्हा भी कभी सुकून से नहीं बैठ सका। जान का खौफ हर लम्हा मेरे जहन पर सवार रहा। मैंने बेपनाह जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मेरी जगह कोई और होता तो खौफ से मर ही चुका होता। लेकिन मैं बहुत सख्त जान बाकिया हुआ हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज जिंदा रखे हुए है, इंतकाम। अपने बेगुनाह माँ बाप के कत्ल का इंतकाम, अपनी बर्बादी का इंतकाम जो मेरी रगों में दौड़ने वाले खून में रच बस गया है। और तुम जानती हो कि इंतकाम की आग में जलता हुआ इंसान इस हद तक आगे चला जाता है कि वो इंसानियत को भी भूल जाता। मैं भी इंतकाम की आग में जल रहा हूँ और इंसानियत को भूल चुका हूँ। मैं दरिंदा हूँ जिसके दिल में दरगुजर और रहम नाम का कोई जज्बा नहीं होता। मैं अपने दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं अपने दुश्मन की तलाश में हूँ और तुम जानती हो वो लोग कहाँ हैं। मैं खामोश होकर होशंग की तरफ देखने लगा। खौफ से इसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया था और जिस्म पर हल्की सी कपकपाहट तारी हो गई थी। मैंने खंजर की नोक इसके जख्म के करीब पेट पर रख दी। मेरे हाथ का एक हल्का सा झटका तुम्हारा पेट चाक कर देगा। तुम्हारी आंतें बाहर निकल आएंगी। और नहीं, होशंग हसियानी अंदाज में चीख उठी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करोगे। मुझे कौन रोक सकेगा? मैंने कहा, मुझे याद है चंद साल पहले दारा ने मेरी एक हमदर्द का पेट
पेट इसी तरह चाक किया था और मैं तुम्हारा पेट चाक करने में झिझक क्यों महसूस करूंगा? मुझे तुम पर बिल्कुल रहम नहीं आएगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो एक बार फिर चीखी। सुनो होशंग, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मेरी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तुमने पैसे के लालच में मेरे साथ कुछ ज्यादतियां की हैं और तुम्हें ये भी अंदाजा हो गया होगा कि तुम पर जब भी बुरा वक्त आया तुम्हें तनहा छोड़ दिया गया। शाओलिन टेम्पल में भी मैगा तुम्हें हमारे रहमो करम पर छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया था और यहाँ भी मेरे आदमियों ने तुम्हें नाइट क्लब से उठाया तो उन्होंने तुम्हें जान से मार देने की कोशिश की ताकि तुम इनके बारे में कुछ न बता सको। मौका मिलते ही वो लोग तुम्हें फिर जान से मारने की कोशिश करेंगे। क्या तुम ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकती हो जो तुम्हें तुम्हारी जान के दुश्मन हो? मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम ये बता दो कि वो लोग कहाँ हैं। बसूरत दीगर मैं तुम्हारा पेट चाक कर दूंगा और मुझे तुम्हारी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने इसके पेट पर खंजर की नोक का हल्का सा दबाव डाला। वो चीख उठी। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मैं गुर्राया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर अब भी तुमने जुबान न खोली तो मेरा हाथ हरकत में आ जाएगा। ठहरो, वो चीखी। बताती हूँ। गुड। मैंने खंजर हटा लिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब तुम बोलना शुरू कर दो। सबसे पहले ये बताओ कि दारा कहाँ है? वो गहरे गहरे सांस लेते हुए खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मास्टर हुचन को इशारा किया। इसने काटन दोबारा जख्म पर रख दी। पट्टी तो मैं काट चुका था, लिहाजा फौरी तौर पर दूसरी पट्टी बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बताओ दारा कहाँ है? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए अपना सवाल दोहराया। मैं दारा को नहीं जानती। वो गहरे सांस लेते हुए बोली। सच कहती हूँ, मैं इसे नहीं जानती। मैंने इसे कभी नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना है। चिंग ची का दारा से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती, होशंग ने जवाब दिया। मैगा मुझे चिंग जी के पास लेकर आया था और मुझे यही बताया गया था कि वो चिंग जी की मदद से तुम्हें तलाश करना चाहता है। मुझे असल कहानी मालूम नहीं थी। मुझे यही बताया गया था कि तुम शाओलिन टेम्पल में मांग खानदान के किसी दफीने के राज से वाकिफ हो। इत्तेफाक से मैंने एक रोज चोरी छुपे इन दोनों की बातें सुन ली थी, जिससे पता चला कि असल मामला कुछ और है और मैगा तुम्हें हर हालत में गोल्डन ट्रायंगल ले जाना चाहता है। इन बातों में दारा और चीफांग का नाम भी आया था। वो दोनों भी मैगा के साथी हैं। हो सकता है कि वो चेंग जी के नाइट क्लब में आते रहे हों, मगर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मुझे किसके कहने पर अगवा करने की कोशिश की गई थी? मैंने पूछा। चिंग ची और मैगा ने ये मंसूबा बनाया था, होशंग ने जवाब दिया। चंद रोज पहले तानमोह नामी एक शख्स ने नाइट क्लब में इनसे मुलाकात की थी। तानमोह? मैं उछल पड़ा। हाँ, यही नाम बताया था इसने। होशंग ने कहा। वो लाओस का रहने वाला है। इसने बताया था कि तुम हुए साई से इसकी औरत को भगाकर चियांग साइन ले आए हो, जहाँ इसका एक आदमी भी तुम्हारे हाथों मारा गया था। वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, मगर तुम थालोब नामी किसी शख्स के पास चले गए, जिसके बारे में इसने बताया कि वो बहुत ताकतवर कबायली सरदार है। इसकी मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। तानमो बैंकॉक आ गया। यहाँ इसने चिंग ची और मैगा तराट से राब्ता किया। क्या वो पहले से इन्हें जानता था? मैंने पूछा। हो सकता है ये लोग पहले से एक दूसरे के बारे में जानते हो, होशंग ने जवाब दिया। तानमो ने कहा था कि थाई नामी औरत को तुम्हारे कब्जे से आजाद करा के इसके हवाले कर दिया जाए। वो मुंह मांगा मुआवजा देगा। इसके बाद ही इन्होंने प्रोग्राम बनाया था और चियांग राय में अपने आदमियों को मुतल्ला कर दिया था कि तुम लोगों पर निगाह रखी जाए। मैगा तो तुम्हें जिंदा ही पकड़ना चाहता था ताकि जनरल कुराट के सामने पेश किया जा सके, लेकिन इसी रात चिंग ची को एक फोन कॉल मौसूल हुई। मैं भी इस वक्त इसके करीब ही बैठी हुई थी। चिंग ची ने फोन पर बातें करते हुए कहा था कि तुम लोगों को चियांग राय ही में खत्म कर दिया जाएगा और इसके बाद इसने फोन पर चियांग राय में अपने आदमियों को इस किस्म की हदायत भी दे दी थी। तुम लोग तो चियांग राय में बच गए, लेकिन यहाँ मैगा तराट और चिंग जी की शामत आ गई। इन्हें तवक्को नहीं थी कि यहाँ तुम्हारे आदमी इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, मगर मैगा और चिंग जी को फरार होने का मौका मिल गया। तानमो भी इनके साथ ही था, मगर मैं फंस गई। आज सुबह भी इनके आदमियों ने हमें अगवा करने की कोशिश की थी। मैंने इसके खामोश होने पर कहा, इसका मतलब है कि वो किसी महफूज जगह पर हैं और तुम इनके ठिकाने के बारे में जरूर जानती होगी। वो दोनों एक मर्तबा मुझे एका माई रोड पर वाकया ब्रुनाई के सफारत खाने के पिछली तरफ एक बंगले में ले गए थे। मैगा तो वहाँ आ गया था और मैं चिंग जी के साथ 3 दिन ही इसी बंगले में रही थी। हो सकता है कि वो लोग इसी बंगले में छुपे हुए हों। इसके अलावा मैं इनके किसी और ठिकाने के बारे में नहीं जानती, होशंग ने कहा। वो इस बंगले का नंबर नहीं
जानती थी, लेकिन इसने लोकेशन समझा दी और ये लोकेशन भी इसे ब्रुनाई के सफारतखाने की वजह से याद रह गई थी। वहाँ और कौन कौन हो सकता है? मैंने होशंग से आखिरी सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, होशंग ने जवाब दिया। जब मुझे वहाँ से ले जाया गया था तो एक बूढ़ी खादमा के सिवा और कोई नहीं था। ठीक है होशंग, मैंने कहा, मैं इनसे कहूंगा कि डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारी ड्रेसिंग कर दी जाए। अगर इस बंगले से चिंग ची या इसके किसी साथी का सुराग मिल गया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और अगर ये पता चला कि चिंग ची या मेगा त्राड का इस बंगले से कोई ताल्लुक नहीं और इन्हें कभी वहाँ आते हुए नहीं देखा गया तो तुम समझ सकती हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। होशंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे पर खौफ के साथ करब के आसार भी नुमाया हो रहे थे। इसका जख्म खासा सीरियस था और इसे आराम की जरूरत थी, जबकि मैंने इसका जख्म खोलकर खंजर की नोक इसके पेट पर रख दी थी और इसे मजीद दहला दिया था। हालांकि इसे मजीद जख्मी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं ये हरबा इस्तेमाल न करता तो वो जुबान भी न खोलती। इसने अगरचे इस बंगले का पता बता दिया था जहाँ वो चिंग जी के साथ 2-3 दिन रही थी, लेकिन मेरे हवाले से मेगा के बारे में जो कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। ये गलत था कि मेगा ने इसे किसी खजाने में हिस्से का लालच दिया था शाओलिन टेम्पल में। इसने मुझे कोई और कहानी सुनाई थी। हम तीनों इस कमरे से बाहर आ गए। मास्टर होचन ने चौखट पर लगा हुआ बटन दबाकर दरवाजा बंद कर दिया। तोरान इस दौरान में बाहर ही खड़ा रहा था। इसने होचन का इशारा पाकर दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा भी इसी किस्म का था। इस लिहाज से ये तय खाना इस हद तक महफूज हो गया था कि कमरों के दरवाजे बंद करने के बाद अगर तय खाने में आमदोरफ्त का रास्ता खुला भी रह जाता तो कैदियों के फरार होने का अंदेशा नहीं था। दूसरा कमरा भी इसी तरह का था। 5 दीवारें और एक बेड। पिछली तरफ एक बाथरूम था। वो आदमी बेड पर इस तरह बैठा हुआ था कि इसने दायां घुटना खड़ा कर रखा था, पांचा ऊपर चढ़ा हुआ था और पिंडली खून आलूद थी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। मास्टर होचन ने बताया था कि सड़क पर जब पुलिस आ गई थी तो इस शख्स ने भागने की कोशिश की थी, मगर तुरान ने इसकी टांग पर खंजर से वार करके जख्मी कर दिया था। जख्म अगरचे मामूली था, मगर मुसलसल खून बहने की वजह से इसकी टांग तर हो रही थी और खून जूते पर भी जमा हुआ था। हमें देखकर वो एक झटके से खड़ा हो गया। खड़े होते हुए इसने सिर्फ एक टांग पर जोर दे रखा था। इसके चेहरे पर खौफ के तासरात नुमाया हो गए थे। तुरान, इससे पूछो कि इसने किसके कहने पर हमें अगवा करने की कोशिश की थी और ये लोग हमें कहाँ ले जाना चाहते थे। मैंने तुरान की तरफ देखते हुए कहा। तुरान ने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। इस खंजर का फल आगे से किसी कदर चौड़ा और मुड़ा हुआ था। इसने आगे बढ़कर खंजर को इसके चेहरे के सामने लहराया और अचानक ही बाएं हाथ का पंच इसके जबड़े पर रसीद कर दिया। वो शख्स कराहता हुआ पुश्त के बल बेड पर गिरा। तुरान भी छलांग लगाकर इसके सीने पर सवार हो गया। बाएं हाथ से इसके बाल जकड़ लिए और खंजर इसके कान से जरा नीचे गर्दन पर रख दिया। यहाँ से तुम्हारी सिर्फ एक नस कटेगी और तुम्हारे जिस्म का सारा खून बह जाएगा। तुरान के हलक से बेड़िए किसी गुर्राहट निकली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।